नमस्ते। कल सरकार ने यूपीए काल में टैक्स के नियमों में लाए गए एक बदलाव का संशोधन किया। मैं इस खबर का विश्लेषण हिंदी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय भाषाओं की मीडिया में विज्ञान के साथ साथ अर्थनीति पर भी चर्चा कम ही होती है। खैर, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का यह नियम तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सन 2012 में बनाया था। इसके अनुसार सरकार किसी भी वक्त नए टैक्स की घोषणा कर सकती है और फिर जिन कंपनियों ने देश में किसी वर्ष उस वर्ष के नियमों का पालन करते हुए निवेश किया है, उन पर उस वर्ष से टैक्स लगाना शुरू कर सकती है जब वह टैक्स था ही नहीं। आसानी से इसे समझने के लिए फर्ज कीजिए कि आपने अपने घर किसी दोस्त को आमंत्रित किया, उससे घंटों बातचीत की, उसे खाना खिलाया और जब वह जाने लगा तो आपने उससे कहा कि उसे आपके घर में घुसकर कुछ समय बिताकर खाना खाने का किराया चुकाना पड़ेगा, अन्यथा आप उस पर घुसपैठ का केस ठोक देंगे। इसी प्रकार हालांकि वोडाफोन ने 2007 में हचिसन खरीदा था, जिस वक्त यह कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं था, भारत में उसके द्वारा निवेश किए जाने के 5 साल बाद यानी 2012 में उसे बताया गया कि अब से एक नया टैक्स चालू हो रहा है जिसे कंपनी को अब से नहीं बल्कि 5 साल पहले 2007 की तारीख से चुकाना शुरू करना पड़ेगा। प्रणब मुखर्जी ने जब यह कानून बनाया था तब बतौर विपक्ष की पार्टी भाजपा ने बहुत हंगामा किया था। कहा जाता है कि उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस नए टैक्स से सहमत नहीं थे, लेकिन भाजपा को राज चलाते हुए 7 साल हो जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार किन्हीं कारणों से इस कानून को बदल नहीं पा रही थी या निरस्त नहीं कर पा रही थी। जब स्वर्गीय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था कि आगे से सरकार किसी कंपनी पर नए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का दावा नहीं ठोकेगी, लेकिन यह केवल मौखिक वादा था। यही बात कल एक नए विधेयक में लिखित रूप में पेश हुई। इसके साथ ही कल सरकार ने कहा कि 28 मई 2012 के बाद की किसी तिथि पर इस टैक्स का दावा नहीं किया जाएगा और 2012 से पहले किए गए दावों को कुछ शर्तों के अधीन रद्द कर दिया जाएगा। ये शर्त हैं कि कंपनी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगी और जो पैसे उसे जबरदस्ती देने पड़े उन पर सूद या इंटरेस्ट की मांग कंपनी नहीं करेगी और अब तक उन्होंने जितना पेमेंट कर दिया है वह वापस कर दिया जाएगा। सवाल यह उठता है कि सरकार ने सीधे सीधे इस कानून को हटा क्यों नहीं दिया? इतना टेढ़ा रास्ता क्यों इख्तियार करना पड़ा? इस बात को 7 साल क्यों लग गए? जेटली के जमाने में यह सोचा जा रहा था कि प्रणब मुखर्जी ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का नियम बनाते हुए उसमें कुछ तकनीकी पेचीदगी डाल दी थी जिनको हटाना मुश्किल था। कल पता चला कि ऐसा नहीं है। दरअसल इस अन्यायपूर्ण टैक्स के खिलाफ केवल वोडाफोन ने नहीं बल्कि केयर्न्स एनर्जी ने भी अंतरराष्ट्रीय ट्राइब्यूनल्स में केस कर दिया था और दोनों कंपनियां ये केस जीत चुकी थीं। केवल यही नहीं, मुकदमा जीतने के बाद केयर्न्स एनर्जी ने 1.2328 अरब डॉलर्स प्लस इंटरेस्ट और 2.238 करोड़ डॉलर्स अदालती खर्चे वापस वसूलने के लिए फ्रांस की सरकार से अपील की थी कि भारत के जो एसेट्स उस देश में हैं उन्हें जब्त करने की उसे अनुमति दी जाए। पेरिस ने यह अनुमति उसे दे दी और वह एक के बाद एक भारतीय प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में लेने लगा। कल संसद में पेश विधेयक इतना पेचीदा इसलिए है क्योंकि विदेश में चल रहे मुकदमों में भारत की हार केवल इस वजह से नहीं हुई कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अन्यायपूर्ण है, बल्कि ट्राइब्यूनल्स ने यह सवाल भी उठाया कि क्या भारत सरकार को अपनी भूमि पर होने वाले कारोबार पर टैक्स लगाने का अधिकार है। यह प्रश्न भारत के लिए मान्य नहीं था
और होना भी नहीं चाहिए था। यदि प्रणब मुखर्जी द्वारा बनाए गए नियमों को पूरी तरह से हटा दिया जाता तो भारत की संप्रभुता पर भी चोट हो सकती थी, क्योंकि बड़ी चालाकी से स्वर्गीय मुखर्जी साहब ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जैसे शब्दों का उल्लेख कानून में किया ही नहीं था, जिससे कि उसे हटाकर मामला निपटा दिया जाए। उन्होंने अपने विधेयक में यह लिखवाया था कि भारत को यह अधिकार है कि वह अपने देश में हो रहे कारोबार से कर वसूल सके, और फिर यूपीए सरकार ने वोडाफोन जैसी कंपनियों से कहा था कि वह जब इस देश में आया है, यानी वोडाफोन के केस में 2007 से, यह नया टैक्स अदा करना शुरू करे। अतः इस कानून को हटाने से भारत सरकार का अपने ही देश में नए टैक्स की घोषणा करने का अधिकार समाप्त हो जाता। सो एनडीए सरकार को यह टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ा, जिससे कि यह अधिकार तो रहेगा, लेकिन उसका प्रयोग कभी भी अतीत से शुरू नहीं होगा। आशा है आप सभी को मैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स समझा पाया हूं और इसे निरस्त करने के पेचीदा तरीके की जरूरत भी आप समझ गए होंगे। सोमवार को किसी और खबर के विश्लेषण के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।